हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट का हमने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो यहाँ से आप लोग मिलाते चलिएगा और यहाँ से चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे। जैसे जो भी प्रश्न है उसको डिटेल में देखेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका आगामी एग्ज़ाम है, ठीक, यानी कि जून 2020 का नेट का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि यदि ये पूरा हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि इसके एक्सप्लेनेशन से एक दो प्रश्न वहाँ पे आपको संभावित है मिल जाएंगे। ठीक, और जो भी आपको पीडीएफ दिया गया है थ्योरी का, उसको आप निश्चित तौर पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा सिलेबस टू सिलेबस आपको अवेलेबल कराया गया है। और जहाँ भी आपको लगे कि ये सिलेबस में नहीं था तो या हमने उसको कराया नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा यदि आपको लगे कि यहाँ नहीं कराया गया है या आपको नहीं मिल रहा हो। ठीक, कुछ लोगों ने बताया तो अच्छी बात है, कम से कम इससे पता चलता है कि आप कितना अवेयर हैं। सिलेबस हमने आपको अवेलेबल करा ही दिया था, सिलेबस बताया भी था कि आपको इस तरह से लिख लेना है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक, तो यदि आपने लिखा है तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा है तो दिक्कत है, क्योंकि उसमें से कुछ न कुछ आपका छूट जाता है। जैसे ही आप लिखते चलेंगे वैसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक एक प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इसको आप देखते जाइएगा। ठीक, और देखते हुए जो भी मान लीजिए प्रश्न आपको यहाँ बताया गया, उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया, और आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा प्रश्न नोट करने का, क्योंकि प्रश्न का पीडीएफ आपके पास दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न आपको अवेलेबल कराए गए हैं। 100 प्रश्न ये मान के चलिए कि लगभग 10 साल के आपका यूजीसी का पेपर है। ठीक, 2006 से लेकर 2016 तक के पेपर इसमें कराए गए। साथ ही साथ जो आपका 2017, 18, 19, ठीक, 3 ईयर के पेपर हम बाद में कराएंगे। ठीक, और जो 19 दिसंबर में हुआ है पेपर, उसमें 10 सेट होते हैं। ठीक, तो 10 सेट में अभी पूरा ये अवेलेबल नहीं हो पाया है दिसंबर वाला, तो इसको बाद में कराएंगे। लेकिन जो आपका जून का 2019 का था तो उसका अवेलेबल है। तो इसी तरह से जो भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं 5-5 करके, तो 10 सेट से 50 वो ले लेंगे। ठीक, और दिसंबर 2018 का 50 ले लेंगे, तो 100 वो प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका एनटीए करा रहा है उसका लेवल क्या है। ठीक, ये अभी तक जो हमने देखा था ये पूरा आपका सीबीएसई और यूजीसी जो कराए हैं उस एग्ज़ाम का ये था। अभी एनटीए का 2018 से चालू हुआ एग्ज़ाम, तो 2019 यानी कि लगभग 4 सेट उसका देख लेंगे हम लोग। तो ये मान के चलिए कि इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाना है, बस जो आपको दिया जा रहा है वही आप रट लीजिए। ठीक, और ज्योग्राफी का ये ग्रुप जल्द ही बना देंगे और उसमें आप लोगों को पूरा ये मान के चलिए कि यहाँ का, यानी हम बस एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ठीक, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग हमसे जुड़े हैं, तभी ये ग्रुप बनाने की सार्थकता जो है सही रहेगी। नहीं तो फिर वही मतलब कि आपका जिस तरह से जितना आप मार्क्स गेन करते थे उतना ही मिला, तो क्या फ़ायदा इस ग्रुप का। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्रीन मास इंगित करता है, यानी ग्रीन मास क्या प्रदर्शित करता है? झूम की खेती का, नदी के जल का शुद्धिकरण का, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक, ग्रीन मास, तो ये राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा ग्रीन मास का? तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना होता है। इसके डिटेल में हम लोग जाएं तो ग्रीन मास यानी कि हरा मशीन, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक, यह एक स्पिन के रूप में होता है। इसमें हरी मार्केटिंग भ्रामक रूप से इस धारणा को बढ़ावा देने का प्रयोग किया जाता है कि संगठन के उत्पाद, लक्ष्य या नीतियाँ पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, अगला है कि यहाँ पे देखिए कि ये महत्वपूर्ण है, एक सूची और दूसरी सूची, 2 सूचियाँ दी गई हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है कि किसमें क्या शामिल होता है। ठीक, ये देखिए आपका प्रश्न जो है यहाँ पे यूजीसी के प्रश्न हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के भी कुछ प्रश्नों को हमने इंक्लूड कर रखा है, और सिविल सर्विसेज के जो आपके, जैसे मान लीजिए जो आपका ईपीएफ में आता है, सीपीएफ वगैरह के, ठीक,
EPFO के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उन सभी को यहाँ पे शामिल किए हैं। प्रश्न है आपका कि क्रायो प्रिजर्वेशन यानी निम्न ताप परिरक्षण, तो निम्न ताप परिरक्षण पे क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कि दूसरा है भूकंप, तीसरा है जयमंडल संरक्षित क्षेत्र और चौथा है रेड डाटा बुक। ठीक, रेड डाटा बुक की बात आप जानते हैं। रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN। ठीक, रेड डाटा बुक ये संकटापन्न प्रजातियों का ही अभिलेख होता है, यानी कि जो भी संकटापन्न प्रजाति है उसका नाम इसमें दर्ज होता है। ठीक, तो प्रजातियों की संख्या कितनी है जो आपका डेंजर्ड जोन में है? तो लगभग 9 टाइप के ये दिखाए गए हैं। आगे हम इसमें कराएंगे, हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, जैव विविधता में ये सब आते हैं। ठीक, रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख होता है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है? तो जयमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है ये आपका विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी कि जो आप जानते हैं कि कोई भी आरक्षित क्षेत्र होता है, बायो रिजर्व होते हैं, तो वो किसी न किसी के लिए वो रिजर्व किए जाते हैं। जैसे आपका गैंडा वन्यजीव अभयारण्य होते हैं या पक्षियों के लिए संरक्षित किए जाते हैं। ठीक, इस तरह से होते हैं, हालांकि वहाँ पे अन्य जानवर भी विद्यमान होते हैं। ठीक, भूकंप की बात करें तो भूकंप से संबंधित क्या है? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहाँ पे होता है? भूकंप में होता है, एपी सेंटर। ठीक, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी निम्न ताप परिरक्षण, तो निम्न ताप परिरक्षण जो है आपका ये बहुत ही कम ताप पे जब भंडारण किया जाता है उसको कहा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या था? ठीक, यहाँ पे आपको 2018 की जगह 2020 की थीम बताना है, इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि केवल आप इसको गूगल करेंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020, ठीक, आगे थीम कर दीजिएगा या केवल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 करिएगा। ये 2020 की, हालांकि अभी आयोजित नहीं हुआ है, लेकिन थीम आपका एक प्रकार से ये पता चल जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पे 2020 की थीम आपको नहीं मिली तो आप 2019 का कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक, क्योंकि तीनों साल की थीम यदि आपको पता है तो आप जो है एग्ज़ाम में यदि आएगा तो आप इसको कर जाएंगे। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक, जो 2018 का ये प्रश्न था तो इसके अकॉर्डिंग उसकी जो थीम थी उस टाइम की, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ऐसा उसमें था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके जैसे वेटलैंड दिवस की थीम क्या रही है इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो हो ही गया, और जो आपका पृथ्वी दिवस था उसकी थीम याद रखिएगा, हमने कराया है। ठीक, तो जो भी ये दिवस हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं इसको आप ज़रूर ध्यान रखा करिएगा। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा नहीं है? ये देखिए आपका UGC में प्रश्न पूछा जाता है, ये मानव के स्वास्थ्य के प्रभाव से संबंधित है। ठीक, तो पूछ रहा है कि जल जनित रोग कौन सा नहीं है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा व डेंगू। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका ये डेंगू है, क्योंकि हेपेटाइटिस, टाइफाइड और हैजा ये सभी जल जनित रोग हैं। डेंगू जो है ये आपका वायरस से होता है। किससे? वायरस से होता है, उसका नाम क्यूलेक्स फैटिगस या एडीज एजिप्टाई है। ठीक, जो मच्छर है उससे होता है। और डेंगू ज्वर में आप जानते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स जो होता है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। ठीक, और जब तेज़ी से कम हो जाता है इससे व्यक्ति की मृत्यु भी कारित हो सकती है। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपके पास है हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी। तो जो आपका सही उत्तर है कि हाइड्रो मौसमी नहीं है, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सुनामी हो जाएगा। ठीक, सुनामी जो है ये मौसमी गतिविधियों के कारण नहीं बल्कि भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आपका हिमस्खलन हो गया, समुद्री कटाव हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हाइड्रो मौसमी की वजह से होती हैं। ठीक, और जो आपका सुनामी किस कारण से होता है? भूकंपीय तरंगों की वजह से। जब भूकंपीय तरंगें समुद्र में उत्पन्न होती हैं तो उसकी वजह से जल उसका ऊपर उठ जाता है। ठीक, अगला है, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना क्या निर्भर करता है?
व्यायनसी, वातावरणीय स्थायित्व, एग्जॉस्ट गैसों का वेग। ठीक, तो जो पावर प्लांट है उसमें धुएं का उठना किस पे डिपेंडेंट होता है? तो ये आपका वातावरणीय स्थायित्व, एग्जॉस्ट गैसों का वेग। ठीक, इन दोनों पे आपका ये डिपेंडेंट होगा, जबकि व्यायनसी पे नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास है ये आपका सेकंड वाला सही है, केवल 2 और 3। ठीक, डिटेल्ड की बात करें तो जो आपका धुएं ऊपर उठते हैं तो यही आपका 2, वातावरणीय स्थायित्व कैसा है, एग्जॉस्ट गैसों का वेग कैसा है। ठीक, वेग जैसा रहेगा उसी तरह से वो प्लांट के धुएं ऊपर उठेंगे। नेक्स्ट है, भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, इसका क्या कारण है? भूस्खलन में जल की भूमिका अनिवार्य है, इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए पहले कि जल भूतल की कठोरता के शिथिल करता है, जल भूतल की कठोरता के शिथिल करता है, भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है। यानी भूस्खलन जो है उसमें जल की क्या भूमिका होती है कि जल क्या करता है, भूतल की कठोरता की को शिथिल करता है, भूतल पर दबाव बढ़ाता है, रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जल एक सार्वभौमिक तरलता प्रदान करने का माध्यम है। तो जो सही उत्तर है आपका भूतल पर दबाव उत्पन्न करता है। ठीक, दबाव में बढ़ोतरी करता है। इसी कारण जो है आपका भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लैंडस्लाइड है ये आपका एक प्रकार का जियोलॉजिकल इंसिडेंट है, यानी कि भूवैज्ञानिक घटना है, और इसमें धरातली हलचलों या पत्थर का खिसकना, पथरीली मिट्टी का बहाव आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि चट्टानों के छोटे टुकड़े गिर सकते हैं। ठीक, या मिट्टी का बहाव हो सकता है। बहुत बड़े स्तर पे भी भूस्खलन होता है, कई किलोमीटर दूरी तक। ठीक, भारी वर्षा की वजह से हो सकता है, भूकंप की वजह से हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कारण इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, जहाँ प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का संयोजन बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में समाहित होती हैं, क्यों? देखिए ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये आपका यूजीसी में भी पूछा गया है। ठीक, नदियों का जब हम कराए थे, बहुत पहले हुआ था, हालांकि चैनल पे मैं कराया हूँ नदियों का, पूरा भारत की नदियाँ। ठीक, उसका डिटेल्ड में, तो उसमें हमने बताया था आपको कि किस वजह से नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में जाती हैं, जबकि अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग घाटी के ढलान के अनुरूप बढ़ती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान सामान्यतः पूर्व से पश्चिम है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर अधिक नीचा है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का अंश पूर्व की ओर झुकता है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ से आपको टिक करना है कि राइट क्या है। ठीक, जो आपका नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये अरब सागर की ओर इसलिए प्रवाहित होती हैं क्योंकि इनकी घाटी का ढलान जो है उधर ही है। ठीक, जबकि अन्य जो आप देखेंगे ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक, यहाँ से ये जो आपका पश्चिमी ढाल हो गया, ठीक, ये आपका पूर्वी ढाल है। तो पश्चिमी ढाल में की ऊंचाई जो है पूर्वी ढाल की अपेक्षा ज़्यादा है, इसीलिए जो नदियों का उद्गम ज़्यादातर का पश्चिमी ढाल पे होता है, लेकिन ये प्रवाहित होती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है ये आपका यूरेशियाई प्लेट है आगे। ठीक, इसके नीचे ये सब डक्ट हो रही है धीरे धीरे। तो जब ये नीचे है तो धीरे धीरे इन फ्यूचर में जो है काफ़ी ज़्यादा ये गहराई यहाँ पे बढ़ेगी, यानी कि जो आपका पूर्वी तट काफ़ी डूबेगा और ये आपका पश्चिमी तट में उत्थान और देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसलिए ये आपका ढलान के अनुरूप घाटियों में बहती हैं, इसीलिए नर्मदा तापी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध के लिए स्थापित शोध कार्यशाला का क्या नाम है? ठीक, तो जो शोध कार्यशाला बनाई गई है अंटार्कटिका पे, तो वो कौन सी है? दक्षिणी गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो सबसे आपका ये स्थापित किया गया है अंटार्कटिका पे, ये आपका दक्षिणी गंगोत्री नाम है। ठीक, ये पहली शोधशाला थी
उसके बाद जो है दूसरा भारतीय स्थापित की गई, ऑप्शन ये भी बना सकता है। और जो तीसरा बनाया गया है हाल ही में, ये आपका इसका नाम मैत्री है। ठीक, तो इन तीनों को याद रखिएगा, अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से आपको प्रश्न ये बन सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बिटुमेन प्राप्त किया जाता है। ठीक, बिटुमेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जंगलों तथा पौधों से, मिट्टी के तेल से, या अशोधित तेल से, या भूमिगत खानों से। तो जो यहाँ पे सही उत्तर है अशोधित तेल से। अब देखिए कि बिटुमेन का नाम क्या है। बिटुमेन ये आपका जो कोल तार होता है उसी का नाम बिटुमेन है। ठीक, जो आप सड़कों को बनाने में, सड़क बनाने में जो गिट्टी वगैरह के लिए यूज किया जाता है, यानी उसको चिपकाने के लिए, तो वही आपका कोल तार होता है। और ये आपका जो पेट्रोलियम का जब शोधन किया जाता है उस समय यहाँ पे ये निकलता है और ये तरल पदार्थ होता है। ठीक, ये एक प्रकार से अर्ध ठोस हाइड्रोकार्बन का ही उत्पाद है। इसे डामर नाम से भी जानते हैं और जगहों पे। ठीक, नेक्स्ट आइए, वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित होती है। प्रश्न है कि वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित रहती है। कारण दे रहा है कि प्रत्येक कण लघु लहरों व इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रियाओं में भागीदार होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित होती है। बात सही है, क्योंकि जो भी गैस या धूल की कण हैं इनके द्वारा जो है जलवायु में परिवर्तन की संभावनाएं निहित होती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वैश्विक तापन होगा, वैश्विक तापन से क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका ये राइट होता है। प्रत्येक कण लघु लहरों या इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। तो जो प्रत्येक कण लघु लहरों व इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। तो जो आपका लघु लहरों की बात किया जा रहा है, तो ये आपका शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव, ठीक, जो सूर्य से धरातल पे आती है। ठीक, इंफ्रारेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। तो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट जो आती हैं, या इंफ्रारेड ये आपका सूर्य के प्रकाश में भी शामिल होती हैं। ठीक, तो ये आपका शॉर्ट टेरेस्ट्रियल वेव हो गया और इंफ्रारेड किरणें हो गई, तो ये एक दूसरे की अंतर प्रक्रिया के भागीदार भी होती हैं। ठीक, इसलिए ये भी आपका राइट है। और इसी वजह से आपका जो ये पूरा बनता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है ये आपका सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आइए, महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का क्या कारण है? यानी कि महानदी की जो उर्वरता है उसके डेल्टा की, वह गोदावरी डेल्टा की उर्वरता से कम है। क्यों? ऑप्शन है जल प्लवन के कारण सतही भूमि कटाव, समुद्री पानी का भू सतह पर अपलवन, परंपरागत कृषि शैली, या उर्वरक भूमि का लाल मिट्टी द्वारा शोषण। सही उत्तर यहाँ पे क्या है कि जल प्लवन के कारण जो सतही भूमि कटाव है उसी की वजह से आपका ये गोदावरी डेल्टा से कम उर्वरता जो है महानदी डेल्टा में है। ठीक, क्योंकि नदियों की जल क्षमता के हिसाब से महानदी गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पे है। ठीक, इसलिए आपका उर्वरता में अंतर पाया जाता है। अगला है महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ क्या होता है? तापमान में कमी होती है, खारेपन में बढ़ोतरी होती है, पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगी, या सामुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के वांछित स्तर में वृद्धि होगी या अधिक अवशोषण होगा तो उसके द्वारा जो पादप प्लैंकटन्स हैं इसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। ठीक, अगला है
दोनों को मिलान करना है। यहाँ पे आपका जल की गुणवत्ता की बात की गई है, पीएच वैल्यू की बात की गई है। ठीक, तो जो आपका न्यूट्रल होता है, आप जानते हैं कि पीएच वैल्यू जो जल का पीएच मान होता है, यदि 7 है तो आपका न्यूट्रल है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। ठीक, अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। न्यूट्रल है तो 7 हो गया। ठीक, यदि मामूली अम्ल है तो मामूली अम्ल है तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल अम्ल के अंतर्गत शामिल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5 के आसपास आ जाएगा मामूली अम्ल। ठीक, 7 से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक, इसलिए 7 के ज़्यादा नज़दीक 5 है तो ये मामूली अम्ल को शो करता है, जबकि उससे थोड़ा दूर जो है ये हानिकारक क्षार है, हानिकारक अम्ल है। जबकि जो 8 नंबर है 7 से अधिक है तो इसलिए ये आपका ये क्षारीय के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तीव्रतर रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है, या ग्रामीण क्षेत्रों जैसी रहती है, या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडी रहती है। ठीक, ये हमने आपको उष्मादीप में कराया है। ठीक, अर्बन हीट्स में। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है रात में, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बाधाएं रहती हैं, जैसे मान लीजिए इमारतों की बाधा हो गई। ठीक, तो रात में जो नगरों की वायु है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है, घनी आबादी की वजह से भी। ठीक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ खुलापन पाया जाता है। भारतवासियों पर प्रतिवर्ष कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, यानी सर्वाधिक प्रभाव जो है भारतवासियों पर किस आपदा का पड़ता है, चक्रवात, बाढ़, भूकंप या भूस्खलन। तो जो सही उत्तर है आपका, अक्सर आप देखते हैं कि बरसात का जब सीजन स्टार्ट होता है तो पूर्वोत्तर आपका बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। ठीक, इधर आपका गंगा नदी में पानी की वजह से उसके जो तटीय शहर हैं उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, न केवल गंगा नदी बल्कि अन्य छोटी छोटी नदियों से भी ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक, हर साल ये स्थिति देखी जाती है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा भारतीयों को प्रभावित करता है। ठीक, नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई मौसम परिवर्तन के रूप में, द्वीपों के धंसने से, वनस्पति का क्षय होने से, या पशुओं का विलोपन होने से। तो ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या देखने को मिले कि ज्वालामुखी प्रभाव की वजह से जो द्वीप हैं उसमें धंसाव देखा गया। ठीक, ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हैं कि इसमें आपका एक दरार होता है या छिद्र होता है, जिससे गर्म लावा जो है या गैस उसके साथ बाहर निकलते हैं और ऊपरी परत पे वो विभंग के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका एक प्रकार का आकस्मिक घटना के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। ठीक, मान लीजिए किसी द्वीप के आसपास जो है ज्वालामुखी आ गया तो उसका पूरा लावा द्वीप के ऊपर हो जाएगा, तो द्वीप पूरा जो है आपका धंस जाएगा, यानी ऊपर से उसकी मृदा का अवक्षेपण हो जाएगा। सुनामी का प्रकोप का क्या कारण है, सुनामी के प्रकोप का क्या कारण है, महासागरों में हल्के भूकंप और भूस्खलन, महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन। ठीक, या पहाड़ों पर भारी भूकंप और भूस्खलन, रेगिस्तान में भारी भूकंप और भूस्खलन। ठीक, तो जब आपका सुनामी आता है तो क्या होता है कि महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, देखिए पहाड़ों का सुनामी से कोई संबंध नहीं, रेगिस्तानों का भी कोई संबंध नहीं। हल्के भूकंप आएंगे तो थोड़ी ऊंची तक लहरें उठेंगी तो उसे एक प्रकार से ज्वार मान लेते हैं सब लोग। ठीक, क्योंकि उसकी स्पेशल जानकारी नहीं होती है। महासागरों में झुग्गी झोपड़ियाँ किसका परिणाम होती हैं, तो जो महासागर हैं महानगरों में झुग्गी झोपड़ियाँ किसका परिणाम होती हैं, तो आपका गांव से शहरों की पलायन, या शहरों के कुछ क्षेत्रों में गरीबी, या शहरों में अभिरचना का अभाव, या शहरी अभिशासन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शहरों में अभिरचना का अभाव। इस वजह से झुग्गी झोपड़ियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं।
कि नीचे लिखे प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? अंतर्राष्ट्रीय सहायता, समय पर चेतावनी, पुनर्वास या सामुदायिक सहभागिता। तो जो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि समय पे चेतावनी यदि मिल जाएगी तो व्यक्ति जो है अपने आपदा पूर्व जो बचाव कार्य होते हैं उसको कर लेगा। ठीक, समय से पूर्व यदि चेतावनी मिल जाएगी। जबकि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सहायता हो गई, पुनर्वास हो गया, ये सभी आपदा के बाद की जो सुविधाएं होती हैं या बचाव कार्य होता है वो होता है। जबकि जो ये सामुदायिक सहभागिता भी, जब यदि मान लीजिए किसी प्लेस पे आपदा आ रही है तो वहाँ पे पूरा प्लेस प्रभावित होगा, तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी टेंशन करेंगे। यदि मान लीजिए आग वगैरह की घटनाएं हो रही हैं तो किसी एक प्लेस पे आएगी तो वहाँ पे सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन इसे आप प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते हैं। ठीक, जबकि जो आपका बड़े स्तर की आपदाएं हैं तो उनके लिए समय से पूर्व, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी, तो ये सभी के लिए आपको आपदा आने से पहले ही चेतावनी जारी कर दी जाए, तब जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न आ गया। 21वां जो है लास्ट में है, ठीक, एकदम लास्ट में 100 के बाद। यहाँ पे नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्य की सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी कौन सा है? भूकंप है, ज्वालामुखी का फूटना, बर्फीले तूफान या सुनामी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वह है आपका सुनामी। सर्वाधिक क्षति के लिए यही उत्तरदायी होता है। ये इसलिए उत्तरदायी होता है क्योंकि मान लीजिए जो ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसमें लोगों को पहले जो है बता दिया जाता है कि यहाँ पे संभावना है कि होगा ज्वालामुखी उद्गार, तो इसलिए वहाँ पे हटा देते हैं। लेकिन अब तक जो सर्वाधिक हानि हुई है सुनामियों से ही हुई है। 2004 का जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उससे लगभग 11 देश प्रभावित हुए थे। ठीक, साथ ही साथ जो समुद्र है उसके तटों पे जो शहर बसाए गए हैं तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादातर पाई जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब सुनामी आती तो ये पूरा, मान लीजिए बहुत ऊंची लहरें हैं तो पूरा शहर चपेट में ले लेगा। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी प्रणाली की संरचना, यानी कुछ जोन दिए गए हैं और उसके रासायनिक लक्षण। ठीक, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। वातावरण, जैव वातावरण, आर्द्रता वातावरण और लिथोस्फीयर। ठीक, वातावरण में क्या होती है और जैव वातावरण में, आर्द्रता वातावरण में। आर्द्रता वातावरण यानी कि आर्द्रता का तात्पर्य कहाँ से हो गया? आपका लवण हो गया, ताज़ा पानी हो गया, बर्फ़ या आइस, ये सभी को आर्द्रता के अंतर्गत शामिल करेंगे। जबकि जो आपका जैव वातावरण में आएगा उसका रासायनिक लक्षण है, ये आपका स्काल्टन पदार्थ हो गया या स्वावयव पदार्थ हो गया। ठीक, जबकि वातावरण आपका निष्क्रिय गैसों से संबंधित। और लिथोस्फीयर जो है आपका लाइट सिलिकेट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चट्टानों का रासायनिक अपक्षय निर्भर करता है, यानी वेदरिंग की बात की जा रही है। तो अपक्षय और अपर्दन दो चीज़ें होती, ध्यान रखिएगा। अपक्षय यानी वेदरिंग, अपर्दन यानी कि इरोजन। अब इन दोनों में अंतर समझिए कि अपक्षय का क्या मतलब होता है कि चट्टानों का टूट फूट जाना। ठीक, चट्टानों का टूट फूट जाना तो ये आपका अपक्षय होता है। लेकिन जब ये चट्टानें टूट फूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली आती हैं तो इसी को अपर्दन कहा जाता है, यानी इरोजन कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट आइए। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान, तेज हवा, भारी वर्षा या हिमाच्छादन। ठीक, तो रासायनिक अपक्षय जो भारी वर्षा से चट्टानों में घुलेगा, चट्टानों के रासायनिक पदार्थ इससे क्रिया करके वहाँ पे विखंडन की स्थिति आती है। ठीक, कौन सा भूकंप से रिलेटेड नहीं है? केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंपरोधी, उभरना या बढ़ना। तो जो सही उत्तर आपका यहाँ पे यही है। ठीक, अधिकेंद्र भूकंप लेखी मापन का कार्य करता है, केंद्र, ये सभी आपका भूकंप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ये ज्योग्राफी में पूछा गया प्रश्न था अभी पिछले साल। ठीक, तो यहाँ पे 4 डिग्री, -4, 0, 4 या 2.5। तो जो राइट आंसर आपका है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इसी पे आपका सर्वाधिक जो है इसका घनत्व पाया जाता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष अनुभव की गई? तो अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि हिंद महासागर में कब आया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 2004 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लगभग 11 देश इससे प्रभावित हुए थे। ठीक, 11 देश जो तटीय देश हैं। सुनामी शब्द है, कई बार पूछा गया है कि किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक, छोटे एग्जामों में पूछ देता है। नेक्स्ट है दलदल या नम प्रदेश क्या है जो पानी प्राप्त करता है कहाँ से? समीपस्थ जल निकाय से, द्रवित होना, केवल वर्षा या समुद्र से? तो दलदल या नम प्रदेश की बात की जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका जो समीपस्थ जल निकाय है वहाँ से दलदल जो है प्राप्त करता है जल। जैसे मान लीजिए कोई आपका नदी है या पोखर है, ठीक, तो जो दलदल होगा ये इसके आसपास का जो एरिया है, जल जनित एरिया, ये आपका दलदल होता है। ना तो ये पूरी तरह से जल में रहता है, ना तो पूरी तरह से स्थल भाग का ही पार्ट है। दोनों के बीच का संक्रमण जोन माना जाता है। हालांकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, रिसर्च वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ये देखिए आपका यूजीसी का टॉपिक भी है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का इंग्लिश में वहाँ पे आपको मिल जाएगा EIA, कई बार पूछा है। तो EIA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पैक्ट है, या इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं या जैविक विशेषताएं या सामाजिक आर्थिक या सभी, तो जो पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है उसमें सभी को शामिल किया जाता है, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, जैविक, सब। ठीक, नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो ये हमने आपको बता दिया है। ठीक, भारत में जो सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। ठीक, नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखते हैं मौसम परिवर्तन का किस पर प्रभावी होता है? मौसम का परिवर्तन किस पे प्रभावी होता है? भूमि की नमी पे, वन की आग पे, बायोडाइवर्सिटी, भूमिगत जल। तो जो मौसम परिवर्तन है इससे आपका भूमि की नमी भी प्रभावित होती है, क्योंकि मान लीजिए वैश्विक तापन हो गया तो उससे जो भूमि की नमी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ख़त्म हो जाएगी, इससे भी समस्या होगा। वनों में आग लग जाएगा, बायोडाइवर्सिटी भी आग लगने से ख़त्म होगी। ठीक, और जब आग लग गई, जंगल ख़त्म हो गए तो जल पे भी प्रभाव पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी तो भूमि का जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। ठीक, यानी कि सभी यहाँ से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो राइट आंसर 4। ठीक, कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिक नुकसान पहुँचाता है? कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिक नुकसान पहुँचाता है? ऑप्शन है जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक या भू रासायनिक। तो जो आपका सही आंसर है अब तक के जो भी संभावित हैं, तो ये आपका जो जल मौसमी प्रकोप देखा गया है, तो ये सबसे ज़्यादा संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, क्योंकि बाढ़ जो है बहुतायत मात्रा में पानी इसमें आता है और साथ ही साथ इससे जन धन की तो हानि होगी ही होगी। अधोसंरचना विकास जो वहाँ पे हुआ था वो भी छत बिच्छत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार से क्या पॉसिबल है? तो वायुमंडल जलमंडल को प्रभावित करेंगे, या जलमंडल जयमंडल के, या स्थल जय या वायु, तीनों को, या स्थल जल और वायु। ठीक, स्थल मंडल जलमंडल वायुमंडल, स्थल मंडल जयमंडल वायुमंडल। तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ये तीनों हो जाएगा, स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। जलमंडल को ये ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करता है या नहीं? मान लीजिए जब समुद्र के आसपास आएगा तब जो है यहाँ पे ये उत्पन्न करता है, लेकिन जब ये इसका ऊपर लावा जाता है तो इससे पूरा जैवमंडल प्रभावित हो जाता है, वायुमंडल भी होता है। जैवमंडल के अंतर्गत ही हम लोग जलमंडल को शामिल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ताक्षणिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल में, यानी कि फ्लैश फ्लड जो है तब होगी जब वायुमंडल में क्या होगा?
संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है या वायु प्रतिबल या स्थिर हो, संवहनिक दृष्टि अस्थिर हो, वायु प्रतिबल नहीं हो, या वायु कैटाबोलिक हो। तो कब जो है ये घटना घटित होती है फ्लैश फ्लड का? तो फ्लैश फ्लड जो है आपका तब घटित होता है जब वायुमंडल संवहनी दृश्य या कन्वेंशनली दृष्टि से ये आपका अस्थिर हो और उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल हो, यानी शियर होता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ये वाला हो गया। तो विश्व के लगभग 35% क्षेत्र पे बाढ़ का विस्तार पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई 1986, 1988, 1990 या 1992। जो गंगा एक्शन प्लान है GAP गैप, तो गैप ये आपका चालू किया गया कब? 1988 में, ठीक, प्रारंभ की गई। हालांकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1985 में आपका CGA गठित किया था। CGA यानी कि केंद्रीय गंगा अथॉरिटी, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी गठित किया था। ठीक, उसी का आगे जो है इसके रूप में देखा गया था, गंगा कार्य योजना के रूप में, यानी गंगा एक्शन प्लान के रूप में। राइट आंसर इसमें 1988। नेक्स्ट है, कौन सी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं है? भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़ या नाव की घटनाएं। तो प्राकृतिक नहीं है, जाहिर सी बात है। भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़ तीनों प्राकृतिक हो गई, जबकि नाव की घटना प्राकृतिक नहीं। रिएक्टर जो है प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको। ओजोन छिद्र, हरितगृह प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं, धारणीय विकास। तो जो ओजोन छिद्र है किससे संबंधित है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? तो आपका मीथेन गैस से। प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी हो गई। धारणीय विकास, पारिस्थितिकी केंद्रवाद। ठीक, नेक्स्ट है, यस और पी तरंगे किसके साथ संबंधित हैं? बाढ़, वायु, भूकंप, ज्वारीय। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका भूकंप हो जाएगा। ठीक, तो जो यस तरंगे हैं ये आमतौर पे लगभग 9000 से 14000 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड होती है, और जो पी तरंगे हैं लगभग 14000 से 28000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, यस और पी तरंगे। ठीक, इन्हीं की वजह से सुनामी को देखा जाता है। कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक, हमने आपको नवीकरणीय कराया है, इसलिए आप इसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? स्वच्छ वायु, उपजाऊ मृदा, ताज़ा जल या लवण। तो जो आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं है तो आपका लवण है। ठीक, प्राकृतिक संसाधन हमने आपको कराया नेचुरल रिसोर्स में। निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना रहती है? सबसे ज़्यादा संभावना भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी या अकाल या बाढ़ से। तो सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो आपका अकाल या बाढ़ से होता है, क्योंकि विश्व का लगभग 35% क्षेत्र इसी से ढका है, इन्हीं से प्रभावित है। साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक बार आने वाली आपदाओं में से ये एक है। ठीक, निम्न में से पुस्तकों के प्रकाशन का कालानुक्रम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जल्दी लोगों को आता नहीं है। अक्सर ये सभी गलत करते हैं, लेकिन आपको सही करके आना है। ठीक, तो लिमिट टू ग्रोथ हमने आपका जब सतत विकास की संकल्पना बताई थी तो वहाँ पे हमने आपको बताई थी। तो जो लिमिट टू ग्रोथ था 1972 में पब्लिश किया गया। साइलेंट स्प्रिंग 1962 का है। या और आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य 1987 का है। रिसोर्सफुल अर्थ, संसाधन रूप पृथ्वी 1984 का है। ठीक, अब कालानुक्रम में देखें तो नंबर 1 पे आपका ये आ जाता है बी, सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ, फिर थर्ड, यानी थर्ड लास्ट में, फिर फोर्थ, इस तरह से यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनाया गया है, कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो ऑप्शन है एक नहीं बल्कि सबसे साइलेंट स्प्रिंग 1962 यानी कि 2 पहले हो गया कालानुक्रम की दृष्टि, लिमिट टू ग्रोथ 1972 फर्स्ट हो गया, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 3 हो गया, ये 1987 के पहले आपका रिसोर्सफुल 1984 है और ये लास्ट में है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये लगाना है। कई बार आपका यूजीसी भी ऑप्शन जो गलत देता है तो बाद में डिलीट करता है ये। ठीक, लहर क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है, भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन, ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं या जल की बलवती लहरें उठती हैं, ज़बरदस्त हवाएं और बलवती लहरें। तो लहर से क्या होता है, लहर जब तब प्राकृतिक आपदा मानी जाएगी जब उससे विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक सामग्री है या जो भी सामग्री उसका उद्भेदन हो। ठीक, जबकि लहरें तो इसमें उठती हैं, नो डाउट लहर में, लेकिन आपदा उन्हें ही कहा जाएगा जिनसे मानव या अन्य जीवों का संबंध पाया जाएगा। तो आपका जो लहर है ये प्राकृतिक आपदा तभी होगी जब इससे भारी सामग्री का या भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 अप्रैल है, ये आप जानते हैं, और कमेंट में आपको इसका थीम बताना है, हमने आपको कराया भी है। ठीक, थीम बताना है इसका। हमारे मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। तर्क दे रहा है कि उपयोगी क्यों है, क्योंकि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये राइट है। मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों का वास है, खनिज पाया जाता है। ठीक, इसलिए नहीं कि ये आपका इस पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, बल्कि मानव के लिए ये अन्य रूपों में भी उपयोगी है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों तो सही हैं, लेकिन तर्क जो है आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्न में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? बिजली का कौंधना, भूस्खलन, रासायनिक संदूषण या दावाग्नि। तो जो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सभी प्राकृतिक खतरा हैं, लेकिन ये आपका रासायनिक संदूषण नहीं है। ठीक, एक बात आपने अब तक प्रश्नों में ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर जो आपके प्रश्न बन रहे हैं अब तक, वो आपके आपदा से रिलेटेड भी बन रहे थे। ठीक, कुछ लोगों क्रियाकलाप दिए गए हैं और इसको आपका जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन सा है, उसको यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसी को डिफ़ाइन करते हुए चलते हैं, फिर अपने आप आंसर में देख लिया जाएगा। खानों के उत्खनन की वजह से क्या जंगल नष्ट हो रहे हैं? तो जी हाँ, खानों के उत्खनन से जंगल नष्ट हो रहे हैं। बांधों के निर्माण से हो रहा है। बाज़ार में बेचने के लिए पत्ती और जड़ी बूटी इकट्ठा करने से भी आपका हो रहा है। बांस की टोकरी बनाने से भी आपका जंगल नष्ट हो रहे हैं। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाने पर भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। पत्तल बनाने के लिए न केवल गिरे पौधों पत्तियों को यूज किया जाता है, बल्कि जो हरी पत्तियां हैं उसको भी तोड़ा जाता है। तो जो आपका इसमें सभी जो है इससे प्रभावित हैं। तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला राइट है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित हैं: अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना, सुनामी के कारण समुद्री जल का प्रवेश, ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, आपको बताना है इसको।
आप लोग अपना जो भी लगाए हैं यहाँ पे देखते हुए चलिएगा, ठीक। इसको हम लोग डिटेल में देखते हुए चलना है कि क्या कारण है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि अधिक मात्रा में जल का आवास में परिवर्तन होने की वजह से क्या वहाँ पे कमी होती है, सुनामी के कारण, या ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, समुद्र तट पर खारे पानी का रिसना। तो जो सही उत्तर है आपका वह यही है, क्योंकि समुद्र तट के किनारे होने की वजह से यहाँ पे खारे पानी का रिसाव ज़्यादा हो जाता है और जिससे पेयजल खारा हो जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं। देखिए, जैव विविधता के बारे में आपने जाना ही था, उस दिन मैं वीडियो में बताया ही था लास्ट वाले में कि जैव विविधता क्या है, ठीक, और उसका खोज कैसे हुआ, प्रवर्तक कौन है, ठीक। जैव विविधता में जैविक विविधता शब्द का जो प्रयोग किया था वह आपका एफ डासमैन ने किया था, ठीक। जो आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी यूज किए थे ये महोदय है रुंजन या रुटिंजन कहीं मिलेगा, ठीक। और जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी उनका नाम है सुएस, एडवर्ड सुएस, ठीक। और जो इकोसिस्टम का आपने देख ही लिया था एजी टांसले इकोलॉजी का अर्नेस्ट हेकल, ठीक। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, कभी कभी आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। अगला है, कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है? कृषि, जल से बिजली उत्पादन, उद्योग, घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कृषि में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है, ठीक। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, ये हमने आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में कराया था, वहाँ पे हम टोटल कराया था यूट्रोफिकेशन, ओलिगोफिकेशन, सब आपको वहाँ पे 3 टाइप के कराए गए थे। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो में देख लीजिएगा प्रॉपर, वहाँ पे हम इमेज भी ऐड करके आपको बताए थे, ठीक। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि और शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजन पोषक तत्व या आर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण, या जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण, ठीक। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि जब जल में पोषण तत्वों की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक। तो इसके बाद जो है अधिक होने के बाद जो है शैवाल ब्लूम करते हैं। तो यहाँ पे किस वजह से सुपोषण होता है ये पूछा गया है। तो नाइट्रोजनस पोषक तत्व या आर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक। इसी के कारण आपका ये शैवाल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण, तालाब, दलदल, झरना, नदी, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी। तो जो लैंटिक समुदाय होते हैं, ठीक, इनका उदाहरण क्या है? तो इनका जो एग्जाम्पल है लैंटिक का आपका तालाब और दलदल इनके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक। तो 50 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है और नेक्स्ट अभी 50 का हम डिटेल्ड आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। थैंक यू।